नहीं हो पाई। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान बीजेपी के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम जी मौजूद हैं। उज्जवल निकम जी से हम बीएमसी चुनाव को लेकर बात करेंगे, सनातन और बांग्लादेश के मुद्दे पर भी खुलकर बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका अब इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले उज्जवल निकम जी, ये जो इस वक्त हालात बने हुए हैं पश्चिम बंगाल में, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, पश्चिम बंगाल में जो शोर मचाया जा रहा है ये बहुत गलत है जी। मैं समझता हूं कि हमारी देश की न्याय व्यवस्था एक स्वतंत्र व्यवस्था है और आज तक पूरे दुनिया में इस न्याय व्यवस्था को माना गया है। कसाब को फांसी देने के बाद जब मैं इस्लामाबाद गया था और वहां पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल को मिले थे, ऑफिशियल डेलीगेशन का मेंबर्स, तो मुझे पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने साफ तौर पर कहा कि उज्जवल जी, हम आपके सुप्रीम कोर्ट के फैसले देखते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम अनुकरण भी करते हैं। और जो पश्चिम बंगाल में आज जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को काम नहीं करने दिया, अगर टीएमसी का ये कहना है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर सरकार के दबाव में काम कर रही है तो उनको न्यायपालिका एक मार्ग था, लेकिन न्यायपालिका मार्ग में जाने से पहले ही शोर करना, वहां के चीफ मिनिस्टर ने, ममता जी ने वहां जाके सबूत खींचना, ये कहां तक डेमोक्रेसी का है? मैं मानता हूं कि ममता जी बहुत एक सीनियर लीडर है, लेकिन इस प्रकार जो वो कृत्य हमेशा करती है उससे उनके पार्टी वर्कर्स को कानून हाथ में लेने की एक आदत सी बन गई है जी। इससे हम अराजकता तो निर्माण नहीं कर रहे, और ये अगर अराजकता निर्माण कर रहे हैं तो जहां कल हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट के सामने में बहुत बड़ी भीड़ जमी थी, वहां के सांसदों ने, और जहां तक मैं राज्यसभा में भी देखता हूं, अगर स्पीकर ने कुछ रूलिंग देते हैं तो वेल में आकर शोर मचाना, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और जो आपको कहना है वो हम डेमोक्रेटिक बात द्वारा कह सकते हैं, कानून के माध्यम से आप जंग लड़ सकते हैं, लेकिन वो जंग कानूनी जंग होनी चाहिए। इस प्रकार की रास्ते पे लड़ाई करना जी, मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है। उससे आम आदमी तो खुश अपन नहीं होगी। लेकिन उज्जवल निकम जी, कल ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। ये कहा गया कि जो कोयला घोटाला हुआ उसमें शुवेंदु अधिकारी के जरिए गृह मंत्री तक घोटाले का पैसा जाता था, और उन्होंने सबूत का जिक्र किया कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत है, पेन ड्राइव गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उनके पास हैं। तो ये जो स्टेटमेंट सामने आया है, इसे किस तरीके से देखा जाए? आखिर क्या सबूत हो सकते हैं ममता बनर्जी के पास? देखिए, अभी ममता जी के पास अगर सबूत है तो सबूत अब तक उन्होंने पेश क्यों नहीं किए? प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मीडिया को क्यों नहीं दिखाए? एक पॉलिटिकल कैपिटल करना और उसके माध्यम से लोगों की नजर, जो भीड़, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में जो गड़बड़ की गई, उसका अटेंशन अलग तरह से डाइवर्ट करना, यही एक तरीका है। जहां तक मुझे लगता है कि हमारे देश में सबसे कानून बलवान है, मानते हैं, और आप कानूनी चुनौती न देते हुए आप सिर्फ सबूत कहते कि हमारे पास सबूत है। अगर आपके पास सबूत है होम मिनिस्टर, सेंट्रल होम मिनिस्टर के खिलाफ, तो आप तो कोर्ट में जा सकते थे। आप तो गए नहीं, कोर्ट में पेश नहीं किए। इसका मतलब है कि सिर्फ ये पब्लिसिटी स्टंट है। बिल्कुल। और देखिए उज्जवल निकम जी, क्योंकि एसआईआर को लेकर पहले से ही अब ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर हमलावर रही हैं, और अब ईडी की जब छापेमारी हुई, इसे लेकर भी अब लगातार ममता बनर्जी कहती हुई नजर आ रही है कि जो तमाम संस्थाएं हैं वो केंद्र सरकार के इशारों पर वहां पर काम कर रही है, और ईडी की जो छापेमारी हुई है आईपैक के कार्यालय पर, वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है।
100% वो राजनीति से प्रेरित है। जहां तक मैंने एसआईआर के बारे में जो कानूनी उसमें पहलू है, अगर वो लिस्ट पब्लिश होने के बाद 15 दिन के अंदर जिसको लगता है कि अपना वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया है, तो चुनौती दे सकता है, अपील कर सकता है, उसके खिलाफ भी अपील की प्रावधान है। लेकिन आप सिर्फ एसआईआर, ये गलत है, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, इसलिए आम आदमी का आप अटेंशन दूसरी तरफ से डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत है और इस प्रकार आप करके हमारी कानूनी जो प्रक्रिया है उसमें बाधा डाल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अब देखिए पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है, जो कल हमने पश्चिम बंगाल की स्थिति के बाद हमने दिल्ली में भी देखा कि किस तरीके से टीएमसी के सांसद जो है कल अमित शाह के आवास के बाहर या फिर वहां उनके दफ्तर के बाहर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन वहां पर किया गया, यानी कि इस पूरे मामले को ये माना जाए उज्जवल निकम जी की सियासी रंग देने की कोशिश हो रही है। इसमें कोई दो चारा नहीं है। ये सिर्फ अभी एसआईआर में कुछ बोगस वोटर डिलीट हो जाएंगे, उससे वो डरे हुए हैं और इसलिए एसआईआर पे ध्यान अलग तरह से बढ़ाना चाहते थे और इसलिए होम मिनिस्टर के खिलाफ आरोप किए, फिर प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप करेंगे और एक रणनीति उन्होंने तय कर दी है। जहां तक हमने देखा है कि टीएमसी की एक रणनीति है शोर मचाना और दूसरी तरफ पब्लिक का अटेंशन बटवाना, और इसी चाल से वो काम करते हैं। ठीक है, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए जरा बांग्लादेश की स्थिति पर भी मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगी। बांग्लादेश में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उज्जवल निकम जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि लगातार वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, खास करके हिंदुओं को वहां पर देखिए निशाने पर कट्टरपंथी जिस तरीके से बेलगाम हो गए हैं। आखिर इसे लेकर आगे क्या कदम भारत का हो सकता है, किस तरीके से हिंदुओं की सुरक्षा वहां पर सुनिश्चित हो सकती है? नहीं, देखिए बांग्लादेश में जो हो रहा है ये बहुत दुखदायक घटना है, लेकिन सरकार क्या बांग्लादेश के बारे में अभी करेंगे, अपना सरकार, इसके बारे में तो मैं बता नहीं सकता हूं। लेकिन दुख बस इसकी है कि जिसको उनको फ्रीडम के लिए भारत ने बहुत उनको मदद की थी, ये पूरे तरह से भूल गए हैं। इसका मतलब है कि बांग्लादेश में जो गुट हिंदू के खिलाफ काम कर रहा है उनको पाकिस्तान से प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन इससे हमारे देश में जो संप्रदाय है, जो हमारे देश में जो एक सॉलिडिटी है हिंदू मुस्लिम में, वो कहीं डिस्टर्ब नहीं होगी। वो यही चाहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू पे अत्याचार करके हमारा देश का हिंदू भड़के, लेकिन उन्हें मालूम है कि हमारा देश का हिंदू इस तरह से फिजूल बातें में कभी नहीं आता है। लेकिन क्योंकि हमारे देश में जी बोलिए सर। जी, आपका सवाल। बोलिए बोलिए। नहीं, मैं मानता हूं कि बांग्लादेश में जो कर रहे हैं इसको सरकार ये बहुत गंभीरता से देख रही होगी और इसमें भी जो कानूनी मार्ग है वो हमारी सरकार हाई कमीशन के माध्यम से जरूर करेगा, इसका मेरा विश्वास है। और पाकिस्तान से भी खबर सामने आई, जो सिंध प्रांत है वहां पर भी एक हिंदू युवक जिसकी हत्या वहां पर कर दी जाती है। यानी कि बांग्लादेश में देखिए ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के इशारों पर वहां पर हिंदुओं के साथ कट्टरपंथी इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, वहां पर लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है। अब पाकिस्तान में भी वही चीजें शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक हिंदू युवक की हत्या कर देना, अब पाकिस्तान माना जाए कि बांग्लादेश की जो स्थिति बनी हुई है वो अब पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी देखने को मिल सकती है हिंदुओं को लेकर? नहीं, इसके बारे में व्यक्तिगत रूप में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो एक आधी घटना ऐसी हो सकती है, लेकिन उस घटना से मैं ये नहीं कहूंगा आज कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश में जो घटना हो रही है उसको पाकिस्तान की आईएसआई से प्रेरित है, ये बिल्कुल साफ है।
अगर पाकिस्तान में अगर ऐसा होगा, जी अगर पाकिस्तान सरकार को सपोर्ट करेगा, तो मुझे लगता है कि यूनो विल टेक एक्शन और इंटरनेशनल कम्युनिटी विल ऑल्सो टेक एक्शन अगेंस्ट द पाकिस्तान। बिल्कुल। और क्योंकि देखिए, एक तरफ बांग्लादेश की बात करते हैं या फिर पाकिस्तान की बात करते हैं, वहां पर हिंदुओं को लेकर अब जिस तरीके से अत्याचार की खबरें सामने आ रही है, बहुत हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन अगर हम भारत के अंदर ही बात करते हैं, सनातन को लेकर जिस तरीके से कई बार ऐसा देखने को मिला है कि सनातन को टारगेट किया जाता रहा है, इसे लेकर क्या अब आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? क्योंकि सनातन, क्या माना जाए कि सनातन को टारगेट करना इतना आसान हो गया है? उज्ज्वल निकम जी। देखिए, मैं नहीं मानता कि सनातन को कोई इजीली टारगेट कर सकता है, क्योंकि सनातन एक पूरी विश्वास से आज हमारे देश में चल रहा है और सनातन कभी भी अहिंसा पर एक ठाम विश्वास है। हिंसा से कभी प्रेरित सनातन धर्म नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बकवास है कि अगर सनातन के खिलाफ कोई अगर आरोप करता है तो ये बिल्कुल बकवास है। ठीक है, लेकिन अब बात महाराष्ट्र की भी कर लेते हैं। बीएमसी चुनाव है महाराष्ट्र में। अब उज्ज्वल निकम जी, अब उस पर आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि अलग अलग समीकरण इस वक्त महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जो अब सोचा नहीं गया था वो इस वक्त महाराष्ट्र में होता हुआ नजर आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही सुप्रिया सुले और अजित पवार की एक साथ नजर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। तो इसे लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? क्या हो सकता है इस बार महाराष्ट्र में? नहीं, देखिए, अगर कोई रिश्तेदार, दोनों भाई भी एक आ गए हैं तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर चाचा भतीजे एक होते हैं तो किसी को आपत्ति नहीं चाहिए, ये अच्छा है। देखिए, राजनीति अलग बात है, आपसी रिलेशन अच्छा रखना ये भी अच्छा बात है, इससे किसी को इसका ऐतराज नहीं है। बीएमसी चुनाव को लेकर वो सर साथ आए हैं दोनों, और अब ये शायद सोच के परे भी था, क्योंकि जो हमने तकरार देखा था चुनाव के दौरान, और एक बार फिर से साथ आना, तो क्या माना जाए, आगे हो क्या सकता है? नहीं, अभी आगे चल के देखेंगे। देखिए, राजनीति में तो मैं अभी नया हूं, लेकिन अभी इनकी क्या केमिस्ट्री हो गई है, इस केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या फिक्स हुआ है, इसके बारे में मुझे कोई मालूमात नहीं है। तो मुझे लगता है कि राजनीति के बारे में मुझे आप ज्यादा सवाल मत कीजिए। ठीक है, बीएमसी चुनाव को लेकर कि क्या देख रहे हैं आप? धन्यवाद जी, चलिए, बहुत शुक्रिया उज्ज्वल निकम जी। देखते हैं, अभी घोड़ा मैदान तो नजदीक है, 15 तारीख पोल है। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया उज्ज्वल निकम जी। मुझे पूरा विश्वास है कि महायुति ही यहाँ आएगी महाराष्ट्र में, इसमें कोई मुझे दो चारा नहीं है। ठीक है, अब थैंक यू। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि देखिए अलग अलग अगर हम देश की बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त अलग अलग देशों में जो हालात बने हुए हैं, खास करके देखिए चुनाव आने को है। अब पश्चिम बंगाल की स्थिति पर हमने आपसे बात की ही, पश्चिम बंगाल को लेकर एक बार फिर से मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि चुनाव है और चुनाव को लेकर जो अभी वहां पर सियासी तापमान देखने को मिल रहा है, और इसके बाद अभी जिस तरीके से ईडी की छापेमारी हुई है और ममता बनर्जी का जो रुख हम लगातार देख रहे हैं, तो इसे लेकर मैं समझना चाहूंगी कि क्या ये तमाम चीजें जो हो रही हैं वो सिर्फ चुनाव के ध्यान मद्देनजर हो रही है, ताकि जो ईडी का एक्शन, जो कोयला घोटाले को लेकर जो तमाम चीजें सामने आई है, इससे ध्यान भटकाने को लेकर ममता बनर्जी का ये कदम हो सकता है? क्या देख रहे हैं इसे आप? देखिए, हमारे देश के इतिहास में मैंने कहा, देखा नहीं, पढ़ा नहीं है कि एक राज्य के चीफ मिनिस्टर इस प्रकार जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को धमकाना और उनकी कार्रवाई में रोक लगाना, सबूत ले लेना, ये पहली बात होती है। अगर उनका कोई आरोप है इसके बारे में, तो आरोप के लिए वो चुनौती दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस प्रकार कुछ नहीं किया। इतना ही नहीं, हेलो, बोलिए।
इतना ही नहीं तो उन्होंने हाईकोर्ट के सामने जो इस प्रकार जो प्रदर्शन किया है जी, और प्रदर्शन के माध्यम में मैंने ऐसा सुना कि जज साहब विदाउट एनी हियरिंग वो चले गए चेंबर में। इसका मतलब क्या हुआ कि आप मसल पावर कर देकर आप कुछ चीजें हासिल करना चाहते हैं, ये अच्छा नहीं है। दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक वे टू बिहेव। और मुझे लगता है कि इस प्रकार कोर्ट इस पर जरूर टिप्पणी करेगा और यहां तक तो मैटर रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ईडी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ईडी ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो देखते हैं अभी क्या होगा। लेकिन बिल्कुल, लेकिन उज्जवल निकम जी, अब क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर जो फाइल लेकर ममता बनर्जी वहां से निकली हैं, उस फाइल में ऐसा हो क्या सकता है? क्योंकि जब छापेमारी हो रही होती है ईडी की, उस दौरान वो दफ्तर में भी जाती हैं, आईपैक के दफ्तर में, इसके बाद आईपैक के डायरेक्टर के घर पर जाती है, वहां से कुछ फाइलें लेकर, लैपटॉप, मोबाइल लेकर वो निकल जाती है। तो आखिर ऐसा हो क्या सकता है उस फाइल के अंदर जो इतनी बौखलाहट ममता बनर्जी के अंदर देखने को मिली, और इसके बाद एक के बाद एक आरोप लगाती हुई नजर आ रही गृह मंत्री पर? देखिए, वकील होने के कारण मैं लॉजिकल इन्फ्रेंस यानी इररेजिस्टेबल इन्फ्रेंस, जब हम कानून के कहते हैं कि उस फाइल में ऐसी कुछ बात है जिससे ममता जी को तकलीफ हो सकती है, और यही वजह, अगर दूध का दूध पानी का पानी होगा तो फाइल क्यों आपने फर्ज की? आप चाहे ये एलिगेशन कर सकते थे कि इन्होंने ईडी वालों ने मेरी फाइल, पर्सनल फाइल जबरदस्ती ले ली है, लेकिन आप वहां से सबूत हटाना ये कहां तक सही है? इसका मतलब है कि आप कानून पे विश्वास नहीं रखती है। अगर आप कानून पे विश्वास नहीं रखते हैं तो आप मसल पावर पे विश्वास रखते हो, इसका मतलब यही। तो मुझे लगता है कि अभी इसके बारे में कोर्ट क्या टिप्पणी करती है, यही देखना बहुत श्रेष्ठ होगा। मैं आपसे ये भी समझूंगी, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर अब किसी व्यक्ति का होना और ईडी की छापेमारी या फिर किसी भी संस्थान की इस तरीके से अगर कोई कार्रवाई होती है, तो क्या उस तरीके से उस कार्रवाई के दौरान पहुंचना, इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या ये सही है? कानून के तहत अगर हम देखें तो क्या इस पूरे मामले को लेकर भी क्या कोई एक्शन हो सकता है क्या? देखिए, अभी इसके बारे में ईडी ने तो गुहार लगाई है, और मुझे जहां तक अंदाज है कि हाईकोर्ट इस पर बहुत कड़ी रुख लेगा, क्योंकि इस प्रकार एक संविधानिक पद के व्यक्ति ने इस प्रकार इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को धमकाना, सबूत छीन लेना, सबूत छीन के वहां से गायब हो जाना, मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है। इसलिए अभी कोर्ट क्या करता है इस पर, यह देखना बहुत दिलचस्पी होगा। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि कल हैरान कर देने वाली तस्वीर उज्जवल निकम जी कोर्ट से भी सामने आई, जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई शुरू हुई और अचानक से वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी, अब आदेश क्या आता है कोर्ट का ये देखना होगा। लेकिन उस तस्वीर पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट के अंदर इस तरीके से भीड़ इकट्ठा होना, जो हालात वहां पर बने और इसके बाद कार्रवाई को आगे तक टाल देना, इस पर क्या कहेंगे आप? इसका मतलब यही है कि ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, नंबर 1, ब्रेकडाउन ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी, अगर ये चीजें अगर होती है तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू टेक एक्शन। और इसलिए प्रेसिडेंट पर इस पे क्या फैसला देते हैं, अगर प्रेसिडेंट के पास गया, अभी हाईकोर्ट क्या फैसला करती है, फिर प्रेसिडेंट हैज टू टेक एक्शन इन द मैटर ऑन द रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जी। और अब ये भी देखा गया है कि चाहे सर, एक सवाल मेरा आपसे ये भी होगा कि ये भी देखा गया है कि जब अगर एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान भी हमने देखा था, जब प्रक्रिया वहां पर एसआईआर को लेकर हो रही थी, ममता बनर्जी ने लगातार सरकार पर सवाल उठाए थे, और जब अभी ईडी की कार्रवाई हुई है,
गृह मंत्री अमित शाह पर लगातार निशाना ममता बनर्जी टीएमसी के जो नेता हैं वो साधते हुए नजर आ रहे हैं। निशाने पर गृह मंत्री अमित शाह होते हैं, तो इसे किस तरीके से समझा जाए? आखिर गृह मंत्री अमित शाह पर बार बार इस तरीके से वार करना क्या समझा जाए इसे देखकर? देखिए, हमारे देश के गृह मंत्री बड़े सक्षम मंत्री हैं। उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। इतने बार धमकाने के बाद भी गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में गए थे। प्रदर्शनकारियों ने बहुत इनके पर नारेबाजी की। अगर उन्होंने एक्शन लेने को कहा है तो मुझे लगता है कि साहजिक, इट इज बट नेचुरल कि टीएमसी उसमें नाराज होगी। टीएमसी उनके खिलाफ जो आरोप कर रही है तो आरोप वो कोर्ट में सबूत साबित करे। अगर इस प्रकार की नारेबाजी करना, गृह मंत्री के खिलाफ हमारे पास सबूत है, इसे करना, लोगों को भड़काना और उनके खिलाफ एक पब्लिक ओपिनियन बुरी तरह से फैलाना, यही इनका मकसद एजेंडा है। बाकी क्या एजेंडा है इनका? लेकिन उज्जवल निकम जी, टीएमसी का ये भी आरोप है। धन्यवाद जी। एक सवाल और मेरा होगा सर, एक सवाल और। टीएमसी का ये भी आरोप है कि आखिर जब जब चुनाव आते हैं नजदीक तो आखिर तब कार्रवाई क्यों होती है? समय को लेकर यहाँ पर, समय जो ईडी की कार्रवाई को जो लेकर यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं, टाइमलाइन पर सवाल उठाए गए कि आखिर चुनाव के दौरान ही इस तरीके से क्यों कार्रवाई होती है ईडी की? ये टीएमसी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं सर। ये टीएमसी तो सवाल करेगी ही ना, क्योंकि ऐसा देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया चालू है। कानूनी प्रक्रिया ये नहीं देखती कि कहा इलेक्शन है कि इलेक्शन नहीं है। एसआईआर चालू हो गया। अभी एसआईआर पहले तो बिहार में हुआ था, फिर भी आपने देखा होगा कि विंटर सेशन में पहले उसके कि उनके सांसदों ने हाउस के पहले पार्लियामेंट के सामने ही प्रदर्शनबाजी शुरू कर दिया था। गवर्नमेंट ने कहा था कि एसआईआर इज अ सेपरेट प्रोसीजर। एसआईआर के जो इलेक्शन कमिश्नर ने लगाया, सरकार ने नहीं किया। और फिर भी गवर्नमेंट ने कहा हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। फिर भी हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर्स ने कहा कि चलो हम करते हैं डिस्कशन जी। मैंने खुद एसआईआर में हिस्सा भाग लिया था। फिर यार, एसआईआर अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है तो आप इसमें पॉलिटिकल एजेंडा देखते हो। लेकिन इसका मतलब है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया पे भी विश्वास नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए और बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत